हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस शेखपुरा में। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th का साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और आप लोग प्रत्येक सेशन को देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार इस सेशन पर विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपको क्लास प्रदान किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप एक भी क्लास मिस नहीं करें। चलिए आज की इस क्लास में हम देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2024 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का। इसमें हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे साइंस का। तो चलते हैं सेशन में आगे की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोकस दूरी 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो बताइए, फोकस दूरी 20 cm की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 cm, 10 cm, 40 cm, 60 cm। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपको 40 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो बताइए कौन सा होगा। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। विचलन होगा, पूर्ण परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, इनमें से सभी होगा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। हमारे घर में जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें उदासीन जो तार होते हैं उसका रंग कैसा होता है। ये आपको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कैसा होता है। लाल, काला, लाल, हरा, काला, पीला। तो बताइए उदासीन तार जो होते हैं, जिसे हम एक गर्म होता है एक नर्म होता है। आप जो है घरेलू भाषा में बोलते होंगे गर्म तार, ये नर्म तार। तो ये जो उदासीन तार होते हैं नर्म तार, ये किस कलर के होते हैं। ये काला होते हैं। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो बताइए किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन है विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत जनित्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत मोटर। कौन सा? विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा आपको पता होगा, सूर्य से हम जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है? इसके बीच में जो मीडिएटर जो करता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन करता है? सोलर। कौन करता है? सोलर प्लेट के द्वारा हम सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे हम सौर ऊर्जा में से लेकर सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का क्या नाम है। डैनियल सेल, सूखा सेल, सौर सेल, एवरेडी सेल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन इसका करेक्ट कमेंट में बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो बताइए एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 12 एम्पियर, 2.8 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी नंबर 0.18 एम्पियर ये क्या लेगा, विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो बताइए इसका विद्युत वाहक बल्ब बता दिया गया है, और इसमें से अगर 10 आवेश को गुजारेंगे तो इसके द्वारा कार्य कितना होगा। ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, 3 जूल, 1.5 जूल, 0। तो बताइए क्या होगा कार्य इसके द्वारा। तो इसके द्वारा कार्य होगा 1.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। क्वेश्चन पूछा गया है रेनबो रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष जो होता है ये कलरफुल क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है ये दिया गया है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। दूसरा ऑप्शन है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण। तीसरा है वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण।
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के पश्चात क्या होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि एक प्रिज्म से होकर के जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जैसे बेजानी हापी नाला कहा जाता है। 7 रंगों में ये विभक्त हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंग की जो पट्टी प्राप्त होती है इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? तो बताइए, इस क्वेश्चन पूछा गया बायो का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? तो ऑप्शन है अंडाणु, गर्भाशय, शुक्राणु, फैलोपियन नलिका। तो इसमें से अंडाणु जो होता है ये मादा युग्मक है, गर्भाशय मादा में पाए जाते हैं, फैलोपियन नलिका भी मादा में पाए जाते हैं, और शुक्राणु जो होते हैं ये नर युग्मक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये वृषण में होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो बताइए परजीवी पौधा किसे कहते हैं और परजीवी पौधा का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल, चीड़। तो गोबर छत्ता जो होता है इसमें मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा होता है? मृतजीवी। वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले एवं मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, सड़े गले पदार्थ एवं मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता और ये अमरबेल जो होते हैं इसमें यह परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन किस में होता है? स्पंज में, जीवाणु में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन किस में होता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जीवाणु। किस में होता है? जीवाणु में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यहाँ हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा एक मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। तो मधुमेह नामक रोग जो होता है ये किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। और आप जानते होंगे मधुमेह नामक बीमारी को गांव में सामान्य भाषा में चीनी बीमारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब रक्त मीठा हो जाता है। ये कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक अग्नाशय ग्रंथि है जिससे इंसुलिन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? इंसुलिन। तो इसका करेक्ट नंबर डी हो जाएगा। और इंसुलिन का वर्क क्या होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। इंसुलिन क्या कार्य करता है? इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग क्यों हो जाता है? चीनी बीमारी। तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय में बनता है और उससे स्रावित होता है। और इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। जब हमारे शरीर में इंसुलिन किसी कारणवश कम बनने लगते हैं जिसके कारण रक्त में शर्करा की मात्रा अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में चीनी रोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? चलिए इसमें हम सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से बताएंगे। तो रक्त, सबसे पहले हमको जानता है ब्लड क्या होता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप सारा चीज़ को समझिए। ब्लड को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट ब्लड 100% ब्लड हो गया। इसमें से आपको पूछता है प्लाज्मा कितना होता है, ये 55% होता है। और नेक्स्ट जो ये ठोस कणिकाएं बचते हैं वो कितने होते हैं? 45%। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बहुत बार 10th में पूछे गए हैं। चलिए अब ठोस कणिकाएं में क्या क्या होते हैं? इसमें 3 भाग होते हैं ठोस का। इसमें क्या होते हैं? तो आपको फर्स्ट होता है RBC, सेकेंड क्या होते हैं? तो WBC, थर्ड होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये RBC जो होते हैं इसके कलर लाल होते हैं। कैसा होता है? इसका कलर लाल होता है। और WBC का कलर वाइट होता है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और ये प्लेटलेट जो होता है इसका काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। तो इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी होती है ये भी पूछा जाता है? RBC की। उसके बाद किसकी होती है? तो प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC। तो WBC में ऐसा कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है जिसके कारण ये उदासीन होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके कारण ये रंगीन होते हैं, लाल कलर के दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाए जाते हैं? तो Fe पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो Fe पाए जाते हैं RBC में। और ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। RBC जो होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन ऑक्सीजन का परिवहन करता है या वाहक होता है? तो RBC। क्यों होता है ये आप कभी सोचे होंगे?
तो आज हम बताते हैं आरबीसी जो होता है इसमें क्या पाया जाता है। आपको हम बताए हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो होता है इसकी एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 3 अणु से संयोग करने की होती है। इसके इसी गुण के कारण क्या होता है? ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो बताइए, सजीव जीवधारी के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का क्या होता है? किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो सजीव जीवधारी किस प्रकार का होता है? तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। तो सजीव जिसमें जान हो, तो ये क्या होता है? यूरिया भी होता है इसमें, अमोनिया भी होता है और यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन होता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था 14 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था जो होती है इसे किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ए और सी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों के कारण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल जो होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनने लगते हैं वृषण में, और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो होती है फीमेल में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? क्रेनियम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मस्तिष्क स्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिबेलम। और बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम को क्या कहते हैं? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? ऑप्शन है 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, 0। तो बताइए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 1 से अधिक। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंख, नाक, गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। तो आपको पता होगा दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? नॉर्मली 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, एक होते हैं उत्तल दर्पण, समतल दर्पण भी होते हैं। तो अवतल दर्पण का जो होता है इसमें कोई चीज़ को हम अगर देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है, आवर्धित प्रतिबिंब देता है। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं आँख के, नाक के, गला के, तो वो इलाज करने के लिए उस अंग को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करता है वो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? वेल्डिंग, कभी कभी अगर लोहा की कोई वस्तु होती है वो टूट जाती है तो उसमें हम वेल्डिंग करवाते हैं। तो वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मीथेन, एथाइन, एथेन, एथीन। तो बताइए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। एल्कीन का समान सूत्र है। तो बताइए एल्कीन का समान सूत्र निम्न में से कौन सा है? एल्कीन, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n, CnH2n-1। तो बताइए 20 नंबर का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो बताइए निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो बताइए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर जो है ये किस pH पर के बीच कार्य करता है? तो शरीर का जो pH होता है समान, जिसके बीच शरीर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ग्लूकोज, तो बताइए C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। तो बताइए ग्लूकोज का इनमें से कौन सा रासायनिक सूत्र होता है? तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17, 20, 11, 14।
तो बताइए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या क्या है? लेटेक्स पाया जाता है, तो बताइए कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। तो बताइए लेटेक्स किस में पाया जाता है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, कनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं, तो एंड्रोजेंस नामक हार्मोन जो होता है ये कहाँ स्रावित होते हैं? अंडाशय में, वृषण में, ग्रहणी में, आमाशय में। तो बताइए एंड्रोजेंस नामक जो हार्मोन होते हैं ये कहाँ स्रावित होते हैं? ये आपसे पूछा गया है। एंड्रोजेंस तो ये होते हैं वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है, तो वर्तिका किसका भाग है? तंतु का, जायांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का। तो बताइए अंडाशय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, मुख गुहा का, बड़ी आंत का, अमाशय का, छोटी आंत का। तो बताइए ग्रहणी जो है ये किसका भाग है? तो आपको सबसे पहले हम बताएं बड़ी आंत, ये लगभग 1.5 मीटर के आसपास होता है लंबाई। छोटी आंत ये 6 से 7 मीटर का होता है। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है भोजन से, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का स्टार्ट कहाँ से होता है पाचन? तो मुख से स्टार्ट होता है। यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में नासिका छिद्र, लेरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। तो मनुष्य में जो नासिका छिद्र होते हैं, लेरिक्स होते हैं, ट्रेकिया होते हैं और फेफड़ा होती है, ये मिल करके कौन से तंत्र का निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, संवहनी उत्तक। इसमें जाइलम जो होती है ये किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑक्सीजन का संचालन के लिए, एमिनो अम्ल का संचालन के लिए, जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए। तो बताइए जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? ज से क्या होता है? जाइलम, और ज से क्या होता है? जल। तो जाइलम किसका संबंध करता है? जल का। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिब्रेलिन हार्मोन है, तो जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो जिब्रेलिन क्या है आपको बताना है। जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्ते जो होते हैं ये मुरझा जाते हैं पेड़ पौधे के, तो किस हार्मोन के कारण होते हैं? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्जिन। तो बताइए किस अम्ल के कारण पत्ते मुरझाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण से विलयन से लोहा द्वारा होता है? तांबा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो बताइए एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? उपचयन, अपचयन, किण्वन, भर्जन। तो किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CaH2, HO2, CaO, CaHCO3, CaCO3। तो बताइए कली चूना जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक का सूत्र यहाँ पे दिया है, तो बताइए कौन सा होगा? NaCl KiO3, NaCl + Ki, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं।
तो कैथोड किरणन में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक, इसमें पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आपसे हम अगर पूछे कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। तब तक चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? समभोजी, मृतजीवी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो होती है मृतजीवी। तो कवक किस पे? सड़े गले भोज्य पदार्थ एवं मृत जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, इसलिए कवक में मृतजीवी पोषण होती है। कवक का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं बताइए? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रतिरोधों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित होता है समांतर में, श्रेणीबद्ध में, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस में होगा ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपयुक्त शक्ति है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 25 वाट, 10 वाट, 15 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो बताइए विद्युत शक्ति को विद्युत परिपथ में कौन निरूपित करता है? तो बताइए I स्क्वायर आर, V स्क्वायर, EKR, VI, इनमें से सभी। तो बताइए विद्युत परिपथ को कौन निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 डी नंबर, इनमें से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? 2, 1, 1/2, अनंत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर जो होता है ये मापते हैं, किससे मापते हैं ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा, इनमें से सभी। तो बताइए विभवांतर किसके द्वारा मापते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर। क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम, वोल्ट बराबर ओम बटा एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, एम्पियर बराबर ओम बटा वोल्ट। तो बटा का मतलब भागा होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का। एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। तो बताइए निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो इनमें से कौन चालक है? अभ्रक। अभ्रक विद्युत का चालक नहीं होता है, या कुचालक होता है। कांच जो होता है कुचालक होता है, चीनी मिट्टी ये भी कुचालक होता है। तो एल्युमिनियम क्या है? चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन है हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। ये क्या होता है? संदेश का वाहक होता है। मेंडल, जोहान्स, लेमार्क, डार्विन। तो बताइए जीन शब्द किसने बताया था? तो जोहान्स ने। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो बताइए किसमें द्विखंडन नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एचडब्ल्यू वाला क्वेश्चन हो गया। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो बताइए परागकण किस में बनते हैं और किस में स्टोर रहते हैं? तो बताइए परागकण किस में बनते हैं या किस में स्टोर रहते हैं? तो क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? परागकण किस में बनते हैं? अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां,
परागकोश। तो परागकण किस में बनते हैं? परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है वृषण ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा नियंत्रित होता है रुधिर चाप? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बताइए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मधुमेह, तो ये किससे? इंसुलिन की कमी से होता है। चीनी रोग, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर काटता है? मादा एनोफिलीज नामक मच्छर। निमोनिया और डायरिया। तो बताइए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र की बीमारी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? निमोनिया, ये श्वसन तंत्र की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। बताइए, आपको ये क्वेश्चन हम फर्स्ट में ही बता चुके हैं। मधुमेह, चीनी रोग, जिसमें हम किसका उपयोग किया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, रिलैक्सिन। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, और यही मधुमेह नामक रोग को रोकने में कारगर होता है। और यह जब अच्छी मात्रा में शरीर में स्रावित नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है? अधिक हो जाती है, और व्यक्ति चीनी नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की। मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो बी नंबर तंत्रिका कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में किस आहार का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है MgCO3 Na2CO3 CaCO3 MgHCO3। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का CaCO3, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़िया का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तो धातु का गुण होता है तन्य होना। तो बताइए इनमें सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना, तांबा, लोहा, जस्ता। तो कौन सी धातु सबसे तन्य है? करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? सोना सबसे तन्य धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेंटेन, जिसका अणुसूत्र C5H12 है, के लिए संरचनात्मक समायवी संभव है। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 2, 3, 4, 5। बताइए 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील मूलक या अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बताइए। एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। तो इसको क्या कहते हैं? आपको करेक्ट आंसर बताना है। एल्डिहाइड कहते हैं, या ईथर कहते हैं, या एल्कोहल कहते हैं, या कार्बोनिल कहते हैं। एक होता है COOH होता है, एक होता है OH। तो बताना आपको इसको क्या कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्बोनिल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है? तो बताइए कोई धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और वह यौगिक जो होता है जल में विलय है। तो बताइए वह तत्व इनमें से चारों में से कौन सा है? सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, लोहा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ये मानव शरीर की हड्डी और दांत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? करेक्ट आंसर बताइए। अयस्क किसे कहते हैं? जिसे धातु लाभप्रद रूप में प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अयस्क। तो बताइए क्या हो जाएगा? मालाचाइट, MgCuFeAu। तो मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? 62 का करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को, तो बी नंबर Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत क्यों लेपित करते हैं? उसको जंग से बचाने के लिए। तो जो जिंक की परत लेपित करते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, संक्षारण, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण। तो बताइए क्या कहते हैं उसको? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना है आपको। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको
सारा जितना हम अभी 4 या 5 यहाँ देंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद आपको अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट अगर हम देखें ठीक होता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इतना आपको बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, गंधक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 64 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में पाया जाता है, इसे पेट में पाचन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो बताइए निकट दृष्टि दोष को लेंस के द्वारा जो हटाया जाता है उस लेंस का क्या नाम है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए, बेलनाकार, उत्तल, अवतल, बायफोकल। तो बताइए निकट दृष्टि को हटाने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको आज हम एक ट्रिक बताते हैं। मन में आओ, मन में आओ, दूर ना देखो, दूर ना देखो। क्या हो गया ट्रिक, मन में आओ दूर ना देखो। अगर आपसे पूछा जाए मायोपिया किसे कहते हैं, तो मायोपिया भी इसी को कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। मौ से मायोपिया, नौ से निकट दृष्टि दोष। और इसका जो उपाय किया जाता है, किससे इसको हटा सकते हैं निवारण, तो होता है अवतल लेंस। आओ से अवतल लेंस। दूर ना देखो मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है एवं दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है एवं निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 66 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है आपको, सी नंबर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का सही मात्रक है, बताइए लेंस की क्षमता का सही मात्रक कौन है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डायोप्टर, वाट, अर्ग, जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, आपको बताना है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताइए। उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो बताइए कौन सा लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। 68 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाए जाते हैं, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, फर्स्ट में ही हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। रोगियों के द्वारा नाक, कान एवं गले की जांच के लिए चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसी दर्पण का उपयोग हम हजामत के लिए भी करते हैं, इसे हजामती दर्पण भी कहा जाता है। बताइए कौन सा दर्पण है जिसे हजामत के लिए उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ए नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो बताइए जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो कैसा था, आभासी था, सीधा था और वस्तु से बड़ा था, तो वह वस्तु कहाँ रखा हुआ होगा, वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है, तो डी नंबर, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा होगा, इसलिए ये जो था वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की सामान्य क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो बताइए अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसे होता है, छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी।
तो बताइए कौन सा होता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब? तो इनमें से सभी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है Zn+CuSO4, Zn+CuSO4, Zn+SO4+Cu। तो इसमें बोल रहा है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिखा रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 73 का करेक्ट आंसर बताना आप लोगों को क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो विस्थापन अभिक्रिया, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं और जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें बाईं और दाईं से बाईं और जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 74 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हो जाएगा बढ़ता है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग किलो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर 75 का। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग किलो होती है पीला, नीला, चमकीला, उजला, लाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना आप लोगों को। करेक्ट आंसर बताइए इसका। मैग्नीशियम फीता को जब जलाते हैं तो उससे चमकीला, उजला आग किलो दिखाई देती है, चमकीला उजला कलर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें है क्या है? 9 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन, 6 सहसंयोजक बंधन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का 7 सहसंयोजक बंधन, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। 77 नंबर क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो बताइए कौन सा रासायनिक पदार्थ जो होता है शल्य चिकित्सा, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? धोबिया सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कली चूना, जिप्सम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? बताइए निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? KCl, MgCl2, CH4, NaCl। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का निम्नांकित में से कौन सा संयोजक यौगिक है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है ये आपको बताना है। उदासीन होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। तो आपको पता होगा कि 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, और 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो ये कैसा होता है? अम्लीय। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखते हैं क्या है दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो बताइए निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक, तो ये सुचालक नहीं होगा। उसके बाद दिया है आपको आयोडीन, ये भी सुचालक नहीं होगा। गंधक, ये भी सुचालक नहीं होगा। ग्रेफाइट, ये सुचालक है। और ये अधातु है। क्या है? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि फिजिक्स का है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है इस PDF में, तो आपको हम बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। तो एम्पियर की परिभाषा दें। एम्पियर और वोल्ट मीटर में अंतर ये पूछा जाता है बहुत बार। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग देख रहे हैं आप। अवतल दर्पण के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन बन गए आपको ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ उपयोग भी पूछा जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रकाश का प्रकीर्णन। ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है जब तापक्रम नियत रहे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किन्हीं 2 गुण को लिखे। नेत्र अपने अंदर वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है। तो चलिए अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितनी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।